प्रदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपको ये बताते चलूं कि कल मैंने डिस्कशन कराया था 17वीं बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन को लेकर। आप लोगों ने प्यार दिया है, उसे देखा भी है, सराहा भी है। यह उसी का परिणाम स्वरूप है कि मैं इससे अति उत्साहित होकर मैं फिजिक्स की एक श्रृंखला चलाया था और आप चाहेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूरे फिजिक्स के वीडियो आपको गाहे बगाहे दिखेगा भी। आप उतने स्तर पर आप अध्ययन वीडियो के स्तर पर कर लेते हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। आप उन वीडियो को देखकर और अपने आप कंसेप्ट को इन्हांस कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री को शुरू करूंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि बहुत लोगों की डिमांड है कि सर ये सिर्फ साइंस ही क्लास हो रहे हैं, तो आज की क्लास में कुछ भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित करता हूं जो रुचिकर भी है और आपकी दैनंदिन की जो शासन व्यवस्था देखते हैं, राज्य व्यवस्था देखते हैं और दैनंदिन की घटनाओं में होने वाले समसामयिक विषयों में होने वाले घटनाओं से आप रूबरू होते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज यह वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कुछ ऐसे पहलुओं को जानकारी देना ताकि आपकी समसामयिक के साथ साथ आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था में आपकी रुचि बढ़े। इसी क्रम में आज भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करने जा रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था में आप देखते होंगे कि भारतीय शासन व्यवस्था या राज्य व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबके बीच में एक अनुनाश्रय संबंध है और सरकार, शासन व्यवस्था, लोकतंत्र, जनता की आकांक्षाएं और जनता के द्वारा चुनी प्रतिनिधित्व सरकार, जिसे लोकतांत्रिक सरकार भी कहते हैं, यानी कि सब विषय वस्तु का अध्ययन हम इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। तो कुछ जो ऐसी चीजें आती है जो शब्दकोश आएंगे, यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित कई ऐसे संदर्भित शब्दकोश आएंगे जो बार बार आपको कंसेप्ट के स्तर पर इन्हांस कराएगा, आपके कंसेप्चुअल चीजों को आपको समझने में, राज्य व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी क्रम में हम आज कुछ बातें को समझने का प्रयास करते हैं, चलते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था भारतीय शासन व्यवस्था इसे हम अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं हम यह भी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक, क्योंकि भारत की व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसको भारतीय राज्य व्यवस्था के रूप में भी जान सकते हैं या भारतीय राज्य व्यवस्था के रूप में भी जान सकते हैं। इसके अंतर्गत हम यह पूरी की पूरी चीजें अध्ययन करेंगे। अब आते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे जो भारतीय संविधान की आत्मा है, उसमें कहा गया है वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इतना इतना मिति बार पर एकत्रित होकर आत्मार्पित करते हैं इस संविधान को। खैर, मैं वो प्रस्तावना है, मैं उस पर जाकर एक दिन अलग से क्लास लूंगा।
जब हम प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे तब एक एक पहलू को जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे। भारतीय शासन व्यवस्था आज से शुरू हो गया है। भारतीय शासन व्यवस्था में आने वाले कुछ कुछ जो शब्दकोश होगा, जो कल से हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक क्लास शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स की भी क्लास समय समय पर जो चर्चा मुद्दे चर्चा के रहेंगे उस चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर यह क्लास आज शुरू कर दिया हूं। इससे संदर्भित प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है उसकी चर्चा करेंगे, उससे संबंधित वीडियो आएंगे। फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, सरकार, गवर्नमेंट, राज्य सरकार, न्यायिक व्यवस्था, राज्यपाल, ये सारे के सारे गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, सारे के सारे चीजें आती रहेगी। हर वीडियो में एक कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत आती रहेगी। इसके अलावा अब फिजिक्स का वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा और अब जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस होगी, साइंस टेक की भी क्लासेस आती रहेगी। लेकिन यह सिर्फ साइंस की क्लास हो जाती तो इसलिए मैंने पॉलिटी की क्लास भी शुरू कर दिया है आज से। और पॉलिटी में कुछ चीजें जो है वह एक कीवर्ड के रूप में होता है, शब्दकोश होता है, उसके माध्यम से ही हम जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से शासन क्या होता है, राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, इन सब के पीछे हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो चूंकि एक वर्ड आया है, जो एक वर्ड आया है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो ये शासन व्यवस्था चलती है वह राज्य में चलती है, यानी किसी राज्य का शासन व्यवस्था, क्योंकि राज्य कोई और नहीं चीज होता है। राज्य का मतलब पॉलिटी की चीज में बहुत चीजें हम आपको क्लियर कट कराते चले कि भारत एक राज्य है, या पॉलिटी के विषय में, या पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की भाषा में भारत एक राज्य है और बिहार, यूपी, ये सभी प्रांत है, प्रोविंस है, और इंडिया इज ए स्टेट इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटी। किंतु देश हम कब कहते हैं और कैसे कोई राज्य देश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी पूरी लेक्चर लेंगे। और यही बेस चीजें आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन को यानी कि कंसेप्ट क्लियर कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए यह लेक्चर अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, तो वो सब चीज को हम देते चलेंगे। तो एक है गार्नर महोदय। गार्नर महोदय के अनुसार, गार्नर महोदय के अनुसार गार्नर महोदय के अनुसार स्टेट यानी कि राज्य के लिए चार महत्वपूर्ण पक्ष का होना आवश्यक है। यानी कि द स्टेट हैव ए 4 फीचर्स इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, ए सर्टेन लैंड होना चाहिए। सेकंड होना चाहिए कि एक सरकार होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट होना चाहिए। और तीसरा जो होना चाहिए वह पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी कि
जनसंख्या होनी चाहिए। एंड फोर्थ एंड मोर रिलेवेंट क्या होनी चाहिए? सोवरेनिटी होना चाहिए, यानी कि संप्रभुता होनी चाहिए। तो इसकी हम चर्चा कर देते हैं। देखिए ये चार तथ्य कौन कौन से होने चाहिए, तो फिर देखते हैं। ये चार जो होनी चाहिए, पहला है वह है निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, भूभाग यानी कि ए सर्टेन लैंड। दूसरा है सरकार, और तीसरा है निश्चित जनसंख्या। निश्चित जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या का मतलब नहीं कि जनसंख्या हमेशा स्थिर रहेगी, माने निश्चित रूप से वहां जनसंख्या होना जरूरी है। और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता, सोवरेनिटी, यानी कि सर्टेन लैंड, गवर्नमेंट, सर्टेन पॉपुलेशन। सर्टेन पॉपुलेशन का मतलब नहीं कि कहीं से कोई सैलानी दूसरे देश का या कहीं से आ गए और वहां पर रह रहे हैं तो उसको हम देश कर दे, यानी कि उसका इनहिबिटेंस होना चाहिए उस निश्चित भूभाग का, तभी हम उसे राज्य कहेंगे। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहां पर निश्चित भूभाग होगा, यस, सरकार होगा, यस, निश्चित जनसंख्या भी होगा। तो इन तीनों कंडीशन हो तो वह प्रांत कहलाएंगे, वह प्रांत भी कहलाएंगे, यानी कि प्रोविंस कहलाएंगे, प्रोविंस कहलाएंगे। लेकिन जब यह चारों एक साथ हो तो स्टेट कहलाएंगे। स्टेट यानी कि राज्य कहलाएंगे, यह राज्य कहलाएंगे। और यह सब कुछ डिफिनेशन दिया गया है गार्नर के अनुसार, गार्नर के अनुसार। तो एक प्रश्न पूछेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंस एज रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द और ए सर्टेन कंडीशन ऑफ द स्टेट, यानी कि यह दोनों में अंतर क्या होगा? तो संप्रभुता, यानी कि स्टेट और प्रोविंस में अंतर किस चीज को लेकर है? संप्रभुता के लेकर। यानी कि प्रांत के रूप में अगर उसे संप्रभुता प्राप्त हो जाए तो वह प्रांत जो है राज्य के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलिटी की भाषा में। यानी कि यही है डिफरेंस किसके किसके बीच में? स्टेट और प्रांत के बीच में। अब ध्यान से सुनिएगा कि इसे उदाहरणों के द्वारा कैसे हम समझेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ये सारे के सारे क्या है? प्रांत है, प्रोविंस है। इसको स्टेट नहीं कहेंगे पॉलिटी की भाषा में, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे? यह है प्रोविंस, क्योंकि इन्हें प्रांत ही कहते हैं, स्टेट क्यों नहीं कहेंगे पॉलिटी की भाषा में? क्योंकि इनके पास सोवरेनिटी नहीं है। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का तात्पर्य क्या होता है? सोवरेनिटी का तात्पर्य यह होता है संप्रभुता, यानी कि हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। वैदेशिक मामले में, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, वैदेशिक मामले में, हम आंतरिक मामले में तो अपना निर्णय, हर स्टेट अपना निर्णय लेता है कि उसका स्टेट का बजट कैसा होगा। स्टेट से संबंधित जो लोक कल्याणकारी या फिर जो कल्याणकारी या कोई नियोजन से संबंधित या प्लानिंग से संबंधित
जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए तो वह स्वतंत्र है जो अपने नागरिकों के लिए बनाएंगे, लेकिन लेकिन वह वैदेशिक नीति से संबंधित निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। जैसे वह किसी अन्य देशों के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकता है। कोई बिहार या नेपाल से जाकर कोई ट्रीटी नहीं कर लेगा, वह देश करेगी ट्रीटी, संधि करेगी। यानी कि जल समझौता से संबंधित समझौता करना पड़ेगा नेपाल को अगर, तो वह बिहार से नहीं करेगा, वह भारत देश से करेगा, भले ही उसका संबद्धता उस बिहार राज्य से क्यों न हो। यानी कि किसी देश को, किसी राज्य को वैदेशिक नीतियों के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। वह निर्णय देश के स्तर पर देश लेता है, कोई राज्य, कोई प्रांत नहीं लेता है। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर यहां पर आप देश बोल दिए, फिर भारत एक राज्य है, तो अभी तुरंत इस कंसेप्ट के साथ बने रहिएगा, देश और राज्य के बीच भी अंतर समझाऊंगा। तो अब यहां पर पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रांत के रूप में यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड जैसे प्रांत आएंगे, लेकिन राज्य के रूप में भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य है। इंडिया इज ए स्टेट, यह कहा जाता है पॉलिटी के केस में, पॉलिटी के केस में, यानी कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है। अब आगे इतना तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे हम आते हैं कि सर स्टेट एंड कंट्री के बीच में डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री, यानी कि देश और राज्य के बीच संबंध है, देश और राज्य के बीच अंतर क्या है, देश और राज्य के बीच अंतर क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री, यानी कि देश और राज्य के बीच अंतर क्या है। यहां देश और राज्य के बीच में अंतर क्या है। अब आप कहेंगे कि सर आप बोले थे कि भारत एक राज्य है, लेकिन मैं तो कभी बिहार एक राज्य देख सुनता हूं, तो ये मैंने बोला कि यह सामान्य पॉलिटी के केस में या राज्य व्यवस्था के संदर्भ में यह नहीं चलता है। पॉलिटी के संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारत एक राज्य है और बिहार एक प्रांत है या यूपी एक प्रांत है, ये सारे चीज ये चलता है। लेकिन देश और राज्य के बीच में जब भारत एक राज्य है तो भारत को देश भी कहा तो जाता है, तो क्या देश और राज्य के बीच अंतर भी है क्या? यस, देश और राज्य के बीच अंतर होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, तभी ये दोनों के बीच कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि इस संस्थान का भी ध्येय वाक्य है कि कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत यह वीडियो लगातार प्रसारित की जा रही है। देखिएगा कि जब राज्य में इमोशनल अटैचमेंट जुट जाता है तो वही राज्य जो है देश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द इमोशनल अटैच विथ द स्टेट कन्वर्ट इनटू द कंट्री। तो यह भावनात्मक लगाव क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट क्या होता है। आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से पिता पुत्र का संबंध, मां और बेटे का संबंध, यह इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक भावात्मक लगाव होता है। उसी तरह से जब हमें देश के प्रति इस प्रकार के लगाव होने लगते हैं, और तभी तो हम कहते हैं कि इस देश की धरती को हम मां का कह संबोधन करते हैं, यानी कि हमारी यह भारत माता है। यानी कि when the emotional attachment with a state
not a single state, but it might the attachment convert into a emotional attachment, just like we say that a country as a mother, then a state convert into the country. कहने का मतलब यह है कि जब भावात्मक और रागात्मक अभिव्यक्ति इस धरती, ये धरती के जो एक पार्ट है भारत, उसके प्रति जब हमारा हो जाता है, ऐसे में इस धरती को माता ही कह के पुकारते हैं, हम श्रद्धावश जो कह देते हैं, यह माया ममता ही या भावात्मक रागात्मक अभिव्यक्ति ही राज्य को देश की ओर कन्वर्ट कर देता है। अभी भी आपको बहुत हद तक क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको कुछ कविताओं के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्र कवि दिनकर के शब्द हो या माखनलाल चतुर्वेदी हो या सुभद्रा कुमारी चौहान हो या आपके हरिवंश राय बच्चन जी हो या जयशंकर प्रसाद हो, महादेवी वर्मा हो, सभी के कविताओं में जब देश की बारी आती है तो उन्होंने एक प्रकार से जो उन्होंने संबोधन किया है, और कुछ कवियों की कविताओं इस प्रकार से भी लिखे गए कि अरुणिया मधुमय देश हमारा, जहां अनजान क्षितिज को भी मिलता एक सहारा, अरुणिया मधुमय देश हमारा, कि पत्थरों की मूर्तों में खोजता तो खुदा है, खाके वतन मुझे हर जर्रा देवता है। ऐसी इमोशनल अटैचमेंट की भावनाएं, रागात्मक अभिव्यक्ति जब हमारे इस मिट्टी की सोनित मिट्टी कण से जुड़ जाती है, जिसकी स्नेह धारा में, जिसकी गोद में हम लूट पुट करके बने हुए हैं, उनकी प्रति माया ममता स्नेह प्रेम हो जाना ही तो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, जिस पर हम अपने सर्वस्व कुछ मिटाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही है देशभक्ति। और जब यही मिट्टी की टुकड़ा नहीं हम समझते हैं, मिट्टी का एक कण नहीं समझते हैं, इस सोनित मिट्टी का कण समझने लगते हैं, जिसकी वायु ने, जिसकी आबो हवा ने हमें जो प्राण वायु पिलाया है, हमारे ब्लड की एक एक कतरा को सिंचित किया है, उनके प्रति माया ममता ही देशभक्ति है। तो देन हम कहते हैं कि वह स्टेट नहीं रह जाता है, वह देश हो जाता है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि देश और राज्य के बीच अंतर क्या है। देश इमोशंस है, राज्य इमोशन नहीं देता है। और राज्य व्यवस्था किसी कवि की कवित्व का भाव नहीं है, यह शासन व्यवस्था का एक स्वरूप है। इसीलिए भले ही कवित्व के भाव में देश से भाव आए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे देश से कोई लगाव नहीं है या राज्य व्यवस्था को लगाव नहीं है, बल्कि देश और राज्य के बीच की तकनीकी अंतर को समझने में ये पहलुएं आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। खैर, आगे हम चलते हैं, उन कुछ पहलुओं को और भी टटोलने का प्रयास करते हैं कि राज्य और देश। तो सर, ऐसा हम कहते हैं कि क्या हिटलर की शासन व्यवस्था जो थी, क्या वह देश की शासन व्यवस्था नहीं थी? क्या भारत की शासन व्यवस्था किसी देश की शासन व्यवस्था है? तो कहीं हिटलर और नाजीवाद के द्वारा चलाए गए, मुसोलिनी के द्वारा चलाए गए यह जो शासन व्यवस्था थी, जो तानाशाही पर आधारित थी, क्या हम उस देश की शासन व्यवस्था नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। कि जिस देश में एक नॉर्मल व्यक्ति की भावनाओं का कद्र नहीं किया जाता है,
वह उसके लिए स्टेट है, देश नहीं है। इसलिए राज्य और देश के बीच अंतर इस मुद्दे पर भी है कि किसी के स्टेट का इन्फ्लुएंस करता है, राज्य का इन्फ्लुएंस होता है, देश का इन्फ्लुएंस उनकी भक्ति भाव से होता है, उसकी भावना से होता है, उसके इमोशन से होता है। आज हम हिटलर और मुसोलिनी को जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो उनकी कई क्रूरता रूपी छवि को उभार कर की जाती है। यह उसकी महत्वाकांक्षाओं का ही विस्तार है। लेकिन जब वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, चाहे वह महत्वाकांक्षाएं भले ही प्रतिशोध के रूप में उभरा हो, लेकिन वह प्रतिशोधात्मक भावनाएं देश की भावना नहीं हो सकती है, उस मिट्टी की कन्न की भावना नहीं हो सकती है, नहीं आम जन की भावना हो सकती है। इसलिए हिटलर के राष्ट्रवाद में और भारतीय राष्ट्रवाद में बहुत बड़ा अंतर भी है, ये समझने में। और खासकर ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो खासकर यूपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यूरोपियन राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद और जर्मनी के राष्ट्रवाद में क्या अंतर थे। क्या इन तकनीकी पहलुओं को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं? या आगे बार बार जो सिविल सर्विसेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम ढूंढने का बार बार प्रयास करते रहते हैं कि कहीं पर मुझे यह तथ्यात्मक पहलू मिल जाए कि क्या यह डिफरेंसेस है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के बीच में, यानी कि संविधान और संविधानवाद के इसका डायरेक्ट संबंध है। संविधान किसी देश का चलाने के लिए एक कानून की, तंत्र की व्यवस्था होती है, जो किसी के राज्य में बैठे हुए किसी मोनार्की सिस्टम के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, इसे इंकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हिटलर और मुसोलिनी की राज्य व्यवस्था थी, वह देश की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि वो आम जन की भावनाएं उसमें समाहित नहीं थे। समाहित होती है भारत देश में जन की भावना निहित होती है, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की है, सोशल वेलफेयर की व्यवस्था की जाती है। इसलिए हम तो कहते हैं कि भारत राज्य नहीं है, देश है, इमोशंस के रूप में कहते हैं। लेकिन यही है हिटलर की राज्य की व्यवस्था और भारत की देश की व्यवस्था, हम इसलिए कहते हैं। और कई बार तो हम श्रद्धा से कह ही देते हैं कि भारत माता, यह इमोशन अटैचमेंट है। आप इन तकनीकी पहलुओं से आप रूबरू तो हो ही रहे हैं, आप ये भी समझ रहे हैं कि प्रांत, राज्य और देश के बीच अंतर क्या है, और आप ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉलिटी के स्तर पर प्रोविंस का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है और देश का मतलब क्या होता है। आप इन तकनीकी पहलुओं से शायद ही इतने बेहतरीन ढंग से और कविता के भाव में और रागात्मक अभिव्यक्ति में कवि की उस कवित्व के भाव में देश की भावनाओं को बहुत मर्यादित भाषा में समझने का प्रयास किया। यह आपकी न सिर्फ कंसेप्ट के स्तर पर व्यक्तित्व में इनहांस करेगा, जबकि अंतर्वैयक्तिक कौशल की जब भी परीक्षण किए जाएंगे उस आधार पर भी आप बेहतर छात्र या फिर पार्टिसिपेटर के रूप में आप बेहतर साबित होंगे। खैर, आगे हम इस चीज को, चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं और चर्चा ये करते हैं कि क्या हिटलर और मुसोलिनी के जो व्यवस्था थी, क्या वह जो था वह उसका भी तो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका भी तो संविधान था। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से तो वह देश को चलाते थे, तो हमारे यहां भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर वहां के संविधान और हमारे यहां के संविधान में तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए भी वह रूल बुक है
और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार का रूल बुक ही है, जिस पर से जो है संसद जो है अभिप्रेरित होकर कानून बनाती है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में अपनी भूमिका निभाती है सरकारें, चाहे सरकार समय समय पर क्यों न बदलती रहे, लेकिन जो संविधान की मूल भावनाएं हैं उन भावनाओं को ध्यान में रखकर ही सारे लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में अपनी महती भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। अंतर है, और वह अंतर है उसकी आत्मा को लेकर। जैसे आप देखे होंगे कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शकल, सूरत और उसके शारीरिक संरचना के आधार पर नहीं की जाती है, उसके व्यक्तित्व के आधार पर की जाती है। उनके अंतर्निहित जो अंतःकरण की आत्मा की शुद्धिकरण है उसके आधार पर की जाती है कि व्यक्ति कितना अच्छा है या कितना बुरा है, यह सब कुछ उसकी आत्मा पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है। उसी तरह से कहा जाता है कि हिटलर के संविधान में शरीरी रूप स्ट्रक्चर तो है लेकिन आत्मा का अभाव है। हमारे भारतीय संविधान में संविधान के साथ साथ संविधानवाद है, यानी कि बॉडी के साथ साथ उसमें आत्मा है। और जिस शरीर में सिर्फ आत्मा का अभाव दिखे उसे हम ना वर्चुअल कह सकते हैं न रियलिस्टिक कह सकते हैं। यानी कि किसी संविधान की आत्मा होने के लिए, उसका आत्मीकरण होने के लिए यह जरूरी है कि यह क्या हो, लोकोन्मुखी हो और लोक कल्याणकारी हो। इसलिए भारतीय संविधान में संविधानवाद है। और बार बार यह यूपीएससी और मेंस के सवाल पूछे गए हैं और इनकी व्याख्या बुकिए या किताबी स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से की नहीं गई है। इसलिए आप इस लेक्चर के बाद आपको यह मूलभूत जो लक्षण है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको समझने में सहूलियत होगी। और आप इस लेक्चर को काफी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर आपकी महती भूमिका सिर्फ उत्तर लेखन शैली तक नहीं विकसित करेगी, बल्कि आपके अंतर्वैयक्तिक कौशल का परीक्षण जिस समय होगा या इनहांसिंग योर द पर्सनालिटी की जा सकती है। मैं इसलिए कहा जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल आत्माएं हैं, जो शब्द कौन है, उससे परिचय कराते चलो, क्योंकि जब तक आपको शब्द से परिचय नहीं होंगे तब तक आप विषय की रूह या आत्मा या उस सोल तक पहुंचकर आप शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर सकते। और जिसमें शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर सकते वह विषय रुचिकर कैसे हो सकता है। इसीलिए यह विशेष रूप से यह जो व्याख्यान प्रसारित की जा रही है आपको दूरभाष यंत्रों के माध्यम से, वह तकनीकी रूप से भले ही आपको हल्का सा उबाऊ दिखता होगा, लेकिन अगर आप इन तथ्यों को आप समझ लेते हैं और उनकी बारीकियों को समझ लेते हैं तो आप जो बार बार यूपीएससी के लेवल पर या कमीशन के लेवल पर जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी तकनीकी पक्षों को समझने में आपको हल्का सा घबराहट महसूस होता है, वह घबराहट या लेक्चर सदा सर्वथा के लिए दूर कर देगा। और यह लेक्चर अभी जारी है, क्योंकि कुछ और भी तकनीकी पहलुओं को पहचानने का कोशिश करेंगे, कुछ उन पक्षों को भी टटोलने का प्रयास करेंगे जिसके कारण हमारा यह आज लेक्चर का मेन मकसद है। तो देश और राज्य के बीच में जो तकनीकी अंतर है आप उससे रूबरू हो गए होंगे, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। खैर, आगे चलते हैं। देश और राज्य के बीच अंतर हमने कर दिए हैं और आगे चलकर हम देखते हैं कि भैया राज्य को तो सर बता दिए
कि इसमें 4 फीचर होने चाहिए, प्रांत के लिए 3 फीचर होने चाहिए, देश के लिए तो इमोशनल अटैचमेंट होने चाहिए। इस ढंग की बातें आपके दिमाग पर बैठ गया होगा इस लेक्चर के बाद। लेकिन अब कहते हैं कि सर मैंने देखा कि निश्चित भूभाग तो समझ में आ जाता है कि एक बाउंड्री होगा, एक निश्चित बाउंड्री होगी जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी राज्य होने के लिए। दूसरा आपने कहा कि इसी की है जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, बिना वीरान जो होगी उस चीज को तो हम नहीं कर सकते कुछ देश है, क्योंकि जहां तो कोई देश ही नहीं है वहां शासन व्यवस्था कैसी, और वहां पर सरकार किस प्रकार की है। और जब यह तीनों नहीं हो, दोनों नहीं हो, तो फिर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। खैर ये भी बात मुझे समझ में आ गया। ये सरकार क्या होती है? जो हम सरकार आए दिन जो मीडिया के माध्यम से जो हम समझते हैं और जानते हैं, और आए दिन जो समाचार पत्रों में आते हैं, मोदी सरकार या फिर आप जो स्थानीय रूप में आप जो देखते होंगे, या राज्य की जो प्रांत स्तर पर जो सरकार होती है, मैं प्रांत का ही प्रयोग करूंगा क्योंकि पॉलिटिक्स की क्लास चल रही है, तो मैं यहां पर कहूं कि ये आपका नीतीश की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, सम्माननीय व्यक्ति है, और नीतीश जी की सरकार है, या फिर बहुत सारे लोगों की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में भी बाबा की सरकारें हैं, और ये सारी सरकार जो है यह प्रांत की सरकारें हैं। तो क्या इनको हम सरकार कह दे? क्या यही सरकार है क्या? नहीं, तकनीकी रूप से आप गलत समझते हैं। पॉलिटी की भाषा में सरकार के 3 अभिन्न अंग होते हैं, और उस अंगों को पहचानने के लिए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। और देखिए सरकार का मतलब होता क्या है, तो आप इस तथ्य को लेकर देखिएगा कि गवर्नर का मतलब क्या होता है, यानी कि सरकार का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब, गवर्नर नहीं, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इन चीज को पहचानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। चलिए देखिए और समझिए, और दोनों आदमी देखते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग आती है। भाग इसकी 3 हदें हैं। जैसे राज्य में 3 सिग्निफिकेंस फीचर होने चाहिए, उनके पार्ट्स होने चाहिए, जिसके आधार पर हम कह देंगे कि वह राज्य है। तो सरकार होने के लिए भी 3 शर्तें होनी चाहिए। सरकार क्या होती है? तो सरकार की होती है कि एक होता है लोकसभा, लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है, और तीसरा आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये समझने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे रटना है भाई, एक सामान्य सी बुद्धि में आपको पॉलिटी से इश्क ना हो गया तो फिर मेरा कहना क्या। देखिए रटना कुछ भी नहीं है। सरकार का क्या काम है? यह यक्ष प्रश्न आपके मना मस्तिष्क में स्ट्राइक करना चाहिए, कौतूहल मन में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि सरकार का काम ही क्या है। तो सरकार का जो काम होगा उसी के आधार पर उसका बंटवारा होगा, डिवाइड होगा। तो जब भी हमें एक साधारण सी सवाल अबोध बालक की तरह मेरे मन में आती है, और जब हम पूछते हैं कि भैया सरकार का काम ही क्या है, तो यह बात आती है कि सरकार आपको 5 किलो आटा और 5 किलो गेहूं देने का काम नहीं करती है। हाँ, एक अलग बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए उन्होंने आपको लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में 5 किलो आटा और 5 किलो जो चावल है या दाल देने का काम करती है, या देश के लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं उनके अनुरूप यह काम करती है, क्योंकि उनमें यह कहा गया है कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक उद्देश्य है गवर्नमेंट का। लेकिन यह उसका काम नहीं है। मेन जो काम है सरकार का, उसका मेन काम है कानून बनाना, मेक्स ए लॉ, मेक्स ए लॉ, मेक्स ए लॉ।
मेक्स ए लॉ, रुक जाइएगा, सॉरी, या यहां संसद होगा, इसको मिटा दीजिएगा हल्का सा, ये संसद हो, ये संसद है। तो संसद के रूप में पार्लियामेंट का मेन काम क्या होगा? कानून बनाना। और कानून कौन बनाएगा? लोकसभा बनाएगा, राज्यसभा बनाएगा और राष्ट्रपति बनाएगा। अब यह संसद कानून यानी कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी, तो पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है और राष्ट्रपति शामिल होता है कि नहीं? अब देखिएगा, संसद में कभी भी पूछेगा उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। अब आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि संसद में, क्योंकि संसद का मेन काम क्या है? कानून बनाना। संसद का मेन काम क्या है? कानून बनाना। अब यह संसद बनाई तो संसद में पहले लोकसभा या राज्यसभा में किसी चीज को रखा जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस चीज को पूरी तरह से ये कर देंगे तो क्या हो जाएगी? कानून बन जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि सरकार किसको कहेंगे भाई? अब सवाल उठता है कि आप संसद तो बढ़ा दिए, लेकिन आप बताए थे कि सरकार का भी, तो सरकार का देख लीजिए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। सरकार का क्या काम है? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के भी 3 अंग होते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट का यहां सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का क्या काम है? विधायी का। लेजिस्लेटिव, विधायी का। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी कि विधायिका क्या करेगी? लेजिस्लेटिव क्या करेगी? मेक ए लॉ। मेक ए लॉ का मतलब है कानून बनाने का काम करेगी। कानून बनाने का काम करेगी। कानून बनाने का काम करेगी। बनाने का काम करेगी। और एग्जीक्यूटिव जो है, यह कार्य का इंप्लीमेंटेशन कराएगी, यानी वर्क का इंप्लीमेंटेशन, यानी कि कार्य का क्रियान्वयन करवाएगी। क्रियान्वयन करवाएगी। और थर्ड है न्यायपालिका, यानी कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे जुडिशियरी जो है वह उसे दंड देने का प्रावधान करेगा, यानी कि दंड देने का प्रावधान। दंड देने का प्रावधान न्यायपालिका करती है। इसीलिए न्यायपालिका को कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर कहे तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। अब आप सारी की सारी चीजें गए। सरकार में सरकार का 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। जबकि संसद में 3 आते हैं। संसद के भी 3 पात्र होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में उपराष्ट्रपति समाहित नहीं होता। यह परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। अब आते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं और इसकी चर्चा आर्टिकल
50 यानी कि 50 में किया गया है कि सभी के अलग अलग कार्य हैं, कार्यों का पृथक्करण किया गया है। लेकिन जब कोई भी अपने कार्य प्रॉपर ढंग से नहीं करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करना रही है सही से, या विधायिका अपनी काम प्रॉपर ढंग से नहीं करती है, तो जुडिशियरी इनके कार्यों में इंटरवेन करता है। और कुछ ऐसा नहीं कि ऐसे इंटरवेन कर देता है, 213 आर्टिकल्स का हवाला देता है, कभी किसी आर्टिकल का हवाला देकर वह इंटरवेन करता है इनके कार्यों में। और जब इंटरवेन करता है तो इसी को कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि न्यायपालिका ने एग्जीक्यूटिव के कार्य में उन्होंने हस्तक्षेप किया है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियतावाद, यानी कि न्यायालय अति सक्रिय हो गई है। और जब यही इंक्रोचमेंट बार बार होता है, अत्यधिक बार होता है, तो उसी को कहते हैं अति न्याय सक्रियतावाद। और जब यही न अति न्याय सक्रियतावाद जब टकराहट की स्थिति आ जाती है, तो क्या उसे स्वस्थ सरकार कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। क्या उसे सुशासन कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। कि शासन के बीच में ही जो सिस्टम है तीन, उनके बीच ही टकराहट की स्थिति है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार जो है अभी सुशासन की स्थिति वाली स्थिति में नहीं है। हालांकि अगर हम इसे बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करने पर चले जाए तो सुशासन का तात्पर्य और भी व्यापक है। व्यापक इस संदर्भ में भी है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखते हैं तो ये बात चलेगी, लेकिन हम अगर सामान्य स्थिति में देखते हैं कि सुशासन का तात्पर्य क्या होता है, तो सुशासन का तात्पर्य के लिए बहुत सारे स्कोप आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन में इनके बहुत सारे स्कोप आते हैं, और वह सुशासन का तात्पर्य बदल जाता है। सुशासन का तात्पर्य होता है अच्छी शासन, और अच्छी शासन तभी आ सकती है जब शासन में पहला कंडीशन पारदर्शिता हो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी हो। दूसरा, ऐसे बहुत सारे शर्त होते हैं, मैं सारे शर्तों के पीछे नहीं जाता हूं। तो पहला कंडीशन तो हो गया कि पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है लोक जवाबदेही, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरी स्थिति यह होना चाहिए कि इसमें महिलाओं का भागीदारी की भी बातें की गई है। इसीलिए कई बार हम नीतीश बाबू को कह देते हैं कि यह सुशासन बाबू है। यह हालांकि मीडिया के द्वारा दी गई यह बातें हैं, लेकिन हम जब इस कसौटी पर भी कस के देखते हैं तो पहली बार महिलाओं को 1/3 जो है आप हर जगह पर प्रतिनिधित्व देता, यहां इवेंट की आप नौकरी तक में भी महिलाओं को 33% तक आरक्षण दिए गए, 30% तक आरक्षण दिए गए पहली बार। इस संदर्भ में भी नीतीश बाबू को सुशासन बाबू कहा जाता है। तो कहना का मतलब है कि सुशासन का तात्पर्य यहीं से लिया गया है कि शासन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोक जवाबदेही को सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा और भी चीज है, जैसे कि वैज्ञानिक ऐसे पहलुओं को शामिल कर देना जिससे कि ट्रांसपेरेंसी झलकता हो, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? इस सुशासन से कोई फायदा होने वाला है क्या सर? यस, सुशासन से फायदा यह होगा कि जब पारदर्शिता आएगी तो आपके शासन के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, और जैसी शासन के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, यानी कि फेथ ऑन द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, लोक आस्था बढ़ेगी, यानी कि लोकतंत्र मजबूत होगा।
और जैसे ही लोकतंत्र मजबूत होगा, देश की शासन व्यवस्था मजबूत होगी, उस देश का सरकार मजबूत होगा। सर ये किताबी बातें हैं क्या? आप प्रूफ करके बता दीजिए। तो मैं अभी प्रूफ करके बताता हूं कि जिस देश में लोकतांत्रिक रूप से जो सरकार चुनी जाती है, वह लोगों के प्रति जो जवाबदेह होता है, वह सरकार रिस्पॉन्सिबल होता है आम आदमी के लिए, वह क्या होता है, वह सरकार गैर जिम्मेदार नहीं होता है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, मुनीर जैसा व्यक्ति आज आतंकवाद कराकर वह गायब है, या फिर वहां की शासन व्यवस्था में जो भी सिस्टम में लोग रखे हैं वह फौज ही सर्वे सर्वा है, इसलिए वहां के जो नेता या मंत्री हैं वह तो सिर्फ पपेट है। तो वह जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि मैं आपका यह जवाबदेही लेता हूं? तो इस कारण से जब शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता ही नहीं है, जहां का कर्नल से लेकर और सेना के उच्च अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वैसी शासन व्यवस्था पर लोगों की आस्था कैसे जा सकती है? हाँ, ये अलग बात है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था है, आदमी को इमोशनल अटैचमेंट करके बेवकूफ बनाया जाता है। यह अलग बात है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर जो घूट पिलाई जाती है, वह राष्ट्र के लिए बहुत हितकर नहीं होता है। यह अलग विवेच्य का विषय है, लेकिन यह जरूरी है कि इन सारी तथ्यों को अगर आपको जानकारी होता है तो आप पॉलिटी, शासन व्यवस्था को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उसको समाकलन करके लिखने की स्थिति में नहीं होते हैं, बल्कि आपके समग्र जो दृष्टिकोण होता है वह हर फलक पर फलीभूत होते हुए नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, आपकी समसामयिक विषय दृष्टि पर जो दृष्टिगोचर करने की जो क्षमता होती है और उनकी गहराई रूपी मापन करने की क्षमता होती है, वह आपकी काफी बढ़ जाती है। और एक लोक प्रशासक के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इसकी समझ गहरी और पैनी होनी चाहिए। दूसरी नंबर बात, आपकी समझ सिर्फ भावनात्मक, इमोशनल अटैचमेंट के नाम पर नहीं होता है। आपकी यह गहराई, बोधगम्य समझने की क्षमता, स्किल डेवलपमेंट की क्षमता, आप सभी रूबरू से न सिर्फ रूबरू होते हैं, बल्कि आपकी समझ बहुत गहरी और पैनी होती है। और यह आपके व्यक्तित्व के निर्माण में और खासकर स्किल डेवलपमेंट में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह सब कुछ आपके मुखमंडल और आभा से स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति कितना सारगर्भित, तथ्यात्मक रूप से और हर पहलुओं से कितना सक्षम, सुदृढ़ और व्यक्तित्व का कितना धनी दिखता है। खैर, इन सारी पहलुओं पर चर्चा तो जारी रहेगी। ये भी रह रही है कि आपको गवर्नमेंट पूरी की पूरी तथ्यात्मक रूप से समझ में आ गई होगी, सुशासन की बातें भी आपको समझ में आ गई होगी, शासन की पारदर्शिता भी आपको समझ में आ गई, लोक जवाबदेही भी आपको समझ में आ गई, महिलाओं की स्थिति शासन व्यवस्था में किस प्रकार से होनी चाहिए और किस प्रकार से यह सुशासन को आगे बढ़ाने में सहायक भूमिका निभा सकती है। अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो किसी राष्ट्र की 50% जनसंख्या को प्रतिनिधित्व अगर महिला कर रही हैं, तो शासन में, प्रशासन में और हर कार्य समूह में महिलाओं का शामिल होना किसी राष्ट्र को सशक्त करता है, महिलाओं को भी सशक्त करता है। आर्थिक रूप से वह सशक्तिकरण का दौर से गुजरती है, अपना निर्णय स्वयं ले सकती है और वह न सिर्फ सशक्त
आर्थिक रूप से होती है, बल्कि वह आत्मविश्वास का आत्मलंबन प्राप्त करती है। और आने वाले पीढ़ियों और जनरेशनों को कहा जाता है कि एक पुरुष को शिक्षित करने से एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित कराने से पूरा परिवार और समाज शिक्षित हो सकता है, जागृत हो सकता है। इसलिए जिस राष्ट्र की महिलाएं जितना सशक्त होगा, वह राष्ट्र उतने ही तेजी से प्रगाढ़ रूप से सशक्त होगा। क्या महिलाओं की शासन व्यवस्था, सुशासन में जो महिलाओं की स्थिति सुनिश्चित करने की बात की गई है, क्या यह सुशासन राष्ट्र को मजबूत इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं करेगा? अगर आपसे यही मेंस के प्रश्न आ जाए कि महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्र का सशक्तिकरण है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्न जब यूपीएससी लेवल पर प्रश्न आएंगे तो आपके पांव और हाथ सब कांपने लगेंगे कि मैं कैसे कोरिलेट कर पाऊंगा। लेकिन जब ऐसे लेक्चरों को सुन लेंगे तो आपकी बिल्कुल ही मधुर मधुर मुस्कान भी आएंगे और आप लिखने की अद्भुत शैली आपके अंदर सही विकास हो जाएगा। यह किसी किताब को पढ़कर नहीं विकसित की जाती है, यह विकसित की जाती है व्याख्यानों को सुनकर, सारगर्भित तथ्यों के साथ अपने आप को आलोचनात्मक पहलुओं पर रखकर समाकलित करते हुए, न सिर्फ अपने उन दृश्य अपने को दृश्यवान करना, बल्कि समाज को दृष्टांत करते हुए उन पहलुओं और तथ्यों को देखना। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपके दृष्टिकोण और दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए एक आम जनता से। मैं यह उम्मीद करता हूं, और सिर्फ उम्मीद नहीं करता हूं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह लेक्चर पॉलिटी से लगेगा कि क्या सर यह पॉलिटी में तो ऐसे चीजों से शुरू नहीं किया गया है बहुत सारी किताबों में। क्या यह मुझे पॉलिटी के अध्ययन के समय ये सारी चीजें इनहांसिंग करेगी या हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा? हम कल की जिंदगी के हर मोड़ पर, सिर्फ पॉलिटी के स्तर पर ही नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर, चाहे जाए आप निबंध लिख रहे हो या आप इंटरव्यू में साक्षात्कार का सामना कर रहे होंगे या आप दैनंदिन की जिंदगी में किसी व्यक्ति से मिल रहे होंगे, हर जगह पर यह लेक्चर न आपको संबल का काम करेगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व को इनहांस भी करेगा। मैं अपने इस लेक्चर को शायद यही विराम देना चाहता हूं, क्योंकि यह लेक्चर कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर के अंतर्गत लगातार प्रसारित की जा रही है। और जो हमारे बंधु बांधव ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो सुदूर अंचलों में रह रहे हैं, जो यहां तक नहीं आ सकते हैं, वो दूरभाष यंत्र के माध्यम से हमसे तो हमेशा जुड़े ही रहेंगे। आपके जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, वहां तक इन्हें आप संप्रेषित कीजिए, उन्हें भी आप इनसे जोड़िए, एक ग्रुप बनाइए। और आपको अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे बातचीत करना है तो मैं इस कांटेक्ट नंबर पर आप जुड़ सकते हैं 8743094288। इस पर आप 4288 आप इस पर व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे आप रूबरू हो सकते हैं। और जो समस्याएं आपका होगा, जितना हमसे हो सकेगा उनसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। इस संस्थान से और भी जुड़े हुए विद्वान शिक्षक हैं और कुछ यूपीएससी सिलेक्टेड भी हैं, उनसे भी अगर गुफ्तगू करना होगा तो आप कर सकते हैं, कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम में हम आपके प्रतिछाया में हम अध्ययन करें तो आपका भव्य स्वागत है। तो अभी आप संस्थान के इंक्वायरी से, आप संस्थान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और बैच यथाशीघ्र शुरू किए जाएंगे ऑफलाइन। यह सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है जिसमें आपकी सर्व सुलभता महसूस होगी। आप उस तरह से
आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी सुविधा हो, क्योंकि यह चैनल आप ही का चैनल है। इन शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहेंगे, क्योंकि यह आपका प्रेम स्नेह ही है जो हमें इतना बिल्कुल ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। थैंक यू, धन्यवाद। आप मुझे इतना देर तक सुने इसके लिए भी ढेर सारी धन्यवाद।